हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आप लोगों का एक क्लास आ ही गया जिसका इंतजार था आप लोगों का। सर हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा दीजिए। तो बिल्कुल 70 नंबर, एक ही वीडियो में पूरा 70 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। जाइए 90% लेकर आइए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गारंटी देता हूँ 100%, इस बात की कोई गारंटी नहीं लेगा, लेकिन मैं लेता हूँ गारंटी। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं आप और पूरा प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आप लोगों का कोई, देखिए 70 का तो कोई चैलेंज नहीं लेता कि 70 में 70 आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता दूँ कि 70 में कम से कम आपके 60 या 65 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है मेरी गारंटी है। 60 मार्क्स तो आराम से इजीली ही आ जाएंगे, ठीक है 70 में। तो अगर ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो पूरा आप लोगों का 100% 60 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को आपको क्या कर देना, लाइक। इस वीडियो टारगेट हमने रखा है 500 लाइक का। अब किसी कीमत पे आप लोगों को ही कराना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे आप लोगों का 70 में 60 नंबर तैयार कराना था, मैंने करा दिया। अब मेरा टारगेट है 500 लाइक का, अब वो आप लोग कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट मैं पूरा कर रहा हूं तो मेरा टारगेट आप लोगों को पूरा करना है। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे किसी के मोबाइल से, जैसे भी हो। 500 टारगेट आप लोगों को हमें पूरा करके दिखाना है, ठीक है। और ये 70 नंबर, जिस टॉपिक वीडियो आपको चाहिए वो टॉपिक जल्दी कमेंट कीजिए। इसी वीडियो के कमेंट में करना है कि जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, मैथ में चाहे साइंस में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में, उसका कमेंट कीजिए, तुरंत वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में देखिए हमने 3 महत्वपूर्ण, तो पहले शुरू में आप लोगों को बताऊंगा गद्यांश, 5 महत्वपूर्ण पद्यांश भी बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पूरा का पूरा पार्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना चीज़ आपको है, अब पूरा 60 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला गद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला है। कह रहा है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आप लोगों का गद्यांश है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस बार भी संभावना पूरा 100% क्लियर है कि इन तीनों जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 में से आने ही वाला है। 3 जो बताऊंगा 3 में से एक ही आएगा, ये लिखित में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपका गद्यांश है। गद्यांश के नीचे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जिसके अंदर जितने अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या करना है। और स वाला है भाई कि शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, ठीक है। और आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। ये तीनों का उत्तर हमें देना है, पहला दूसरा तीसरा में 3 पॉइंट है, तीनों को उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ के सहित। संदर्भ में यह बताया जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस यही संदर्भ में लिखना होता है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ अच्छे तरीके से। लिखना क्या आपको, अ का आंसर, संदर्भ हेडिंग डाल लेना है। लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। किस नामक से, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये जो हाईलाइटेड में किया हूं ये भी आपको करना है ताकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे जाए कि हिंदी गद्य खंड से लिया गया है, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, लेखक छायावादी युग हैं जिनका नाम है श्री जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इस कहानी को, ठीक है, इस गद्यांश को। क्लियर हो गया। चलिए तो पहला का आंसर तो आप लोगों को मिल गया, नोट कर लीजिए इसको। तो पहला तो हो ही नहीं गया आप लोगों का संदर्भ। अब रही बात व्याख्या की, भाई व्याख्या करना है तो व्याख्या किस ढंग से करना है, जिसने अंडरलाइन जितना दिया है सबका व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लेना है और लिखना है यहाँ पे। चलिए सुनते हैं ध्यान से क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। देखिए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर कहा कि उस व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को क्या किया है, दिया था। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे कहानी है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। वो हमेशा डरती रही, उन्होंने कहा कि वो हमेशा डरती रही कि एक
कहीं ना कहीं वो अपने घर को छोड़ कर ना चली जाए, ठीक है। वही कहा है कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया है, बचा लिया है। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है, ठीक है। और मृत्यु की समय बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल बनाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब आदमी मर जाएगा यहाँ से तो महल बनवाए चाहे मकान बनाए, उसकी जमीन में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यही आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, कितना सुंदर वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसी प्रकार आप लोगों को लिख देना इसकी व्याख्या। यही था रेखांकित अंश की व्याख्या, कितना छोटे शब्दों में, प्यारे शब्दों में उन्होंने लिखा है। और आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बस अब प्रश्न बढ़ेंगे। स में 3, शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें तो समझ ही गए हैं आप लोग, पढ़ते पढ़ते समझ गए हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं। एक स्वर हुई कि जब वो मृत्यु का निकट आ जा रहा है तो वो कह रही हैं कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ मकान बनवाए चाहे महल बनवाए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसकी सारांश उन्होंने किया है। अब तीसरा इसमें स वाला है, पहला कि शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। स का पहला, प्रस्तुत गद्यांश में शाहजहां शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। जो प्रस्तुत गद्यांश में शाहजहां वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो शाहजहां किसके लिए किया गया है, मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न इसका था कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो आप इसका उत्तर देंगे चीर विश्राम गृह से आशय है ऐसे गृह से जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तक क्या है, बना रहे, और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। चीर विश्राम गृह का यही अर्थ है। फिर तीसरा प्रश्न था यहाँ पे कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए, तो उसका भी उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शाहजहां के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी पे पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वो अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। क्लियर, पहला गद्यांश कंप्लीट होता हुआ। कितना प्यारा गद्यांश था, और पहला गद्यांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। वीडियो को डाउनलोड कर बस इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पहला आप लोगों का गद्यांश था। अब बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। चलिए, दूसरा गद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्यवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 देख लीजिए। 2021 में भी पूछा जाएगा, तो 2021 में तो प्रमोशन हो गया, 2022 के बोर्ड एग्जाम आ गया है, उसमें पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 3 आप तैयार कर लीजिए। 3 हमने आपको बताया, पहला बता दिया, दूसरा बता रहा हूँ, एक और बताऊंगा। इसके बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, आपका गद्यांश तैयार हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद पद्यांश पर नंबर लगा दिया जाएगा। हाँ, तो चलिए गद्यांश को आप नोट कर लीजिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इस तरह दिख रहा है ना, पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें उस तरह पूछा गया था, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा में 100 में 3 चीजें कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा, अच्छी संगति के से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो ये 3 चीजों का हमको उत्तर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे, ठीक है। गद्यांश को ही बोलते हैं, देखिए, पाठ और लेखक का नाम गद्यांश में ही तो अरे संदर्भ में ही तो होता है। पाठ और लेखक का नाम संदर्भ में ही तो बताते हैं, तो हेडिंग पहले डालना है आपको संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है आपके गद्य खंड में। यही संदर्भ में आपको लिख देना है और बस काम बन गया आप लोगों का। तो संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये जितने अंडरलाइन किया गया ना, जितने वर्डों के सामने, इसका पूरा का पूरा व्याख्या करना है। कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी व्याख्या किए हैं, अब वो हम लोग देखने वाले हैं, उनकी क्या व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, व्याख्या में यहाँ से आपको नोट करते चलना है। मैं पढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। बहुत अच्छी बात है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि बुरी जो संगति होती है घातक बुखार
के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाए तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यहाँ तक रुक जाइए, इसके बाद अर्थ समझिए क्या कह रहा है। शुक्ल जी कह रहे हैं यह चीज कि जिस प्रकार आपको कोई बुखार हो जा रहा है, वो बुखार आपके स्वास्थ्य को हानिकारक कर देगा, स्वास्थ्य को खराब कर देगा, कभी कभी तो उससे आदमी का जान प्राण भी चला जाता है। उसी प्रकार बुरी संगति अगर आप किसी मित्र का पकड़ लिए तो आप भी आपका उससे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आप भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना तुरंत आप लोगों को। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बात सही है, जो युवा अवस्था होता है 18-19 वर्ष की उम्र, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। कह रहा है कि अगर बुरी संगति अगर आप मिल गया तो वो उसी प्रकार आपको पीछे खींच देगा। जिस प्रकार अगर जब मानिए कि आपके पैर में पत्थर बांध दिया है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, पत्थर आपके पैर को पीछे खींच रहा है, उसी तरह बुरी संगति भी किसी दोस्त का मिल गया ना तो वो आपको पीछे की तरफ ही खींच देगा वो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि वरन पराया उसे गिरा देता है। पत्थर पीछे भाई खींचेगा तो उसको गिरा ही देगा अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का तपन होने लगता है। कुसंगति में लिप्त मनुष्य का तपन होने का मतलब कि कुसंगति मतलब कि किसी बुरी संगति का अगर प्रभाव पे पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे तपन होने लगेंगे, मतलब बुरी संगति में फंसने लगेंगे और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। वही चीज कह रहे हैं। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। जाहिर सी बात है, बुरी संगति के अलावा विपरीत संबंधी, विपरीत अच्छी संगति होती है। अगर अच्छी संगति लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो समझिए कि आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। आप उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है और जीवन को अच्छी उन्नति और प्रगति पर ले जाती है। ठीक है, ये चीज है। तो यही था आप लोगों का रेखांकित अंक का व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम तीसरे पर नंबर लगाएंगे। तीसरे में 3 पॉइंट है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया, दूसरा अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए, और कुसंग का क्या प्रभाव होता है ये चीज। तो पहला देखने वाले हैं कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। युवा पुरुष की बुरी संगति क्या करेगी, उसी अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। आप देखें अभी जस्ट इसका व्याख्या। और यदि अच्छी होगी तो वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। अगर अच्छी संगति रहेगी तो निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाएगी ही आपको। चलिए, स का पहला हो गया ना, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। आइए भाई, कहाँ गया। अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति के जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। अच्छी संगति सहारे देने वाली होगी ना, आपको जीवन में रक्षक की सहायता करेगी, आपको उन्नति की ओर बढ़ाएगी। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं को हल करेगी। यही चीज है ना, है तो आपको समझा गया ना अच्छी संगति से होने वाले लाभों को। मतलब अच्छी संगति में रहते हैं तो क्या लाभ होगा उससे, आपको हमेशा वो साथ खड़ा रहेगा, आपके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा, आपको अच्छी सोच देगा। ठीक है। तीसरा क्या है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। भाई कुसंग तो बहुत डेंजरस चीज है। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। देखिए लिखा ना, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य के नैतिकता और अच्छे आचरण को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर अच्छे बुरे संगति में रहेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो लोगों से गाली सुनता है, उसके साथ रहेंगे, आप भी सुनेंगे, आपकी पूरे नैतिकता और आचरण को ही खराब कर देगा। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। अब पागल के संगे पागल न बनेंगे, गौरी का बनेंगे, ये बताइए। ठीक है, समझ में आ गया ना, यही चीज होता है इसमें। आराम से व्याख्या कर लीजिएगा। चलिए, तो ये दूसरा गद्यांश भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत आप लोगों की इसमें नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो मैं बताने वाला हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी चैप्टर से है। बड़ी बात तो यह है कि इसी चैप्टर से ही वो मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देख लेते हैं उसको। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा यह है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ठीक है। और आगे के तो इतना ज्यादा है। राम धीरे और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदार स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार
तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो हमें तो बस इतना बड़ा दे दिया है गद्यांश, हमको रेखांकित अंश की व्याख्या सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। पहले यहाँ मैं दिखा देता हूँ, आराम से ऊपर ले जा रहा हूँ, आराम से इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें भी 3 प्रश्न पूछेगा, वही क्या संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और सवाल राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ तो देखते ही आपको मालूम चल गया भाई कि मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके। फिर भी कोई नहीं, फिर भी लिख के लेकर आया हूं मैं बताने के लिए। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, यह अवतरित है। मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। क्लियर हुआ ना। चलिए संदर्भ। अभी क्या व्याख्या, इतना जितना अंडरलाइन किया है बस इतना की व्याख्या बताना है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। इसी का हमें व्याख्या करना है। देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस प्रकार व्याख्या किए हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से और लिखना चालू हो जाइए। चलिए, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर सच्ची मित्रता है तो कोई जरूर नहीं कि आप जितना मल्टी टैलेंटेड है भी मल्टी टैलेंटेड ही हो, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि एक जैसा ही स्वभाव आपका हो, इनका भी स्वभाव सेम आपका भी स्वभाव, तभी मित्रता बनेगी, ऐसा नहीं है। यही शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि इसमें महत्व है, कह रहा है कि कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूमि रखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर मतलब है कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही गुण का हो सकता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितना सहानुभूमि रखते हैं, ठीक है, कितना एक दूसरे को चाहते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होगी। अगर ऐसा समझते हैं, आपके दुख को वो समझता है, आपके दुख को वो समझता है, अगर ऐसा समझते हैं तो भाई विपरीत हो चाहे कुछ हो, आपका गुण अलग हो, इनका गुण अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन मित्रता खूब जमेगी अगर आपकी सोच दोनों लोगों की सहानुभूमि एक जैसी हो तो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी इनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। और यदि वे वैसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। अगर वो ऐसा नहीं समझते हैं तो बोलो भी आप लोगों का स्वभाव दोनों जैसा क्यों न सेम हो, मित्रता बनने वाली नहीं है, ठीक है। वही चीज कह रहे हैं। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के लिए क्या स्पष्ट है। जैसे राम लक्ष्मण, देखिए दोनों लोग क्या थे, भाई थे, लेकिन लोगों का सहानुभूति एक जैसे थे, खूब मित्रता जमा। कर्ण दुर्योधन विपरीत थे भाई, वो ये अलग दिमाग के, लेकिन सहानुभूति अलग समान थी, तभी मित्रता खूब जमी इन लोगों में। तो वही इन लोगों का उदाहरण देके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी व्याख्या कर रहे हैं। तो यही था रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा आप लोगों को। इसमें क्या सोचने समझने की बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए, एक चीज क्लियर हो गया और एक चीज और बचा है, तीसरा भाई क्या बचा है कि राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालना है। चलिए देखते हैं राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन की भाई क्या क्या प्रेम था, इन लोगों में क्या स्नेह था। आइए देखिए, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। देखिए, जो राम थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और धैर्यशाली थे, जबकि लक्ष्मण भाई जो थे वो बहुत ज्यादा डेंजरस थे। लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, तुरंत एकदम समझ लीजिए एकदम दिमाग उनका घूम जाता था। लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। देखिए, स्वभाव दोनों लोगों का अलग है। ये शांत रहते थे, धैर्यशील थे, और ये उत्तेजित स्वभाव के थे। देखिए है ना, स्वभाव अलग अलग होने के कारण भी मित्रता निभी कि नहीं, इसलिए निभी क्योंकि वो सहानुभूमि रखते थे वो अपने आप में। इसी प्रकार से कर्ण, देखिए कर्ण जो थे वो महान विचार वाले थे, ठीक है, और दानी थे। कर्ण जो थे वो महान विचार वाले थे और क्या थे, दानी थे। जबकि दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी थे और लोभी थे। तो है ना स्वभाव, देखिए दोनों लोगों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन मित्रता निभी ना इसलिए क्योंकि सहानुभूमि थी। तो देखिए वही कह रहा है कि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था, फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेह सिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में
उपजी सहानुभूति ही था। मतलब उन दोनों की मित्रता में बस एक ही चीज था, क्या? सहानुभूति। ठीक है, सहानुभूति एक ऐसी चीज है कि आप अगर सहानुभूति रखते हैं दोनों मित्रताओं में तो आराम से आपकी दोस्ती निभाई जा सकती है। सहानुभूति मतलब ये चीज होता है कि उनकी कंडीशन को आप समझे, उनकी सिचुएशन को आप समझे, भले ही आपको स्वभाव अलग अलग हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज होता है सहानुभूति। क्लियर हो गया? फिर जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था, कह रहा है कि भले ही उनके विपरीत स्वभाव था लेकिन फिर भी उन लोगों में मित्रता निभी। तो देखिए यही बात है, इसी ये जो गद्यांश से सारांश यही निकलता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके कर्ण, दुर्योधन और राम लक्ष्मण की शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है, हमने लिख भी दिया है। तो ये जो तीन हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश बताया ना, तो कंप्लीट हो गया ना। देखिए 3 ही पॉइंट लिखना था, तीनों कंप्लीट हो गया। और नोट कर लीजिए, ये जो मैं महत्वपूर्ण 3 गद्यांश आपको बताया हूँ, तो भाई ये 3 तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आराम से जाएगा, पेपर देके चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखेंगे पहला पद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार 5 पद्यांश देखने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए पहला आपको पद्यांश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, और देखिए आराम से अब मैं पढ़ूंगा, आराम से सुनिएगा। देखिए ये आपका र है, र बनाया आप लोग देख रहे हैं। आराम से अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो जो अक्षर आपको लिखा हुआ है नहीं भी समझ में आएगा, तो मैं बोलूंगा तो उसको सुन के आप जान जाएंगे कि अच्छा यह लिखा हुआ है। वैसे दिखने को तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन मैं आराम से पढ़ूंगा, आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आराम से सुनते रहेंगे तो जो अक्षर आपको समझ में नहीं आएगी कि वर्ड क्या लिखा है, तो सुन के भी आप इसको आराम से लिख पाएंगे। पहला है आप लोगों का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का ये आपका पद्यांश है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये र है, दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंग, ये रक है, रंग। ठीक है, रक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ये आप लोगों का जो पद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी जरूर से तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश के बाद क्या होता है, जस्ट उसका संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है, इसके बाद व्याख्या किया जाता है। यही 3 चीज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या है, संदर्भ। संदर्भ देखिए यहाँ पे क्या है, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्यांश लिया है तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर। देखिए कहाँ से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित जो पद है, पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। तो देखिए किस चैप्टर से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से पाठ्य पुस्तक से यह काव्यखंड से संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। और इसके कौन लिखे हैं, सूरदास। क्या लिखे हैं, सूरदास जी लिखे हैं इस पद को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, संदर्भ। और संदर्भ में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, सेम इसी तरह संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आता है आप लोगों का प्रसंग। क्या है, प्रसंग। प्रसंग मतलब कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस पद्यांश में ये होता है प्रसंग। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, ये किसमें आपको लिखना है, प्रसंग में। कि मतलब कि इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी अपने चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कौन, सूरदास जी ने। किसकी, श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हुए उन्होंने उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है इस पद्यांश में। कौन, सूरदास जी ने। तो चलिए देखते हैं सूरदास जी कैसे वर्णन किए हैं। अब सबसे इसके बाद लास्ट आएगा व्याख्या, जो आपने पद्यांश लिखा है उस पद्यांश का व्याख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या हम पहली लाइन आराम से सुनिएगा। क्या है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ, उनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। सूरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण हैं बहुत ही ज़्यादा
जो आपके चरण हैं जो कि कमल के समान कोमल हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उनकी महिमा जो है अपरंपार है, जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति क्या होने लगता है, पर्वतों को लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपया से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए पूरा का पूरा ये आप लोगों का व्याख्या नोट कर लीजिए। आप पूरा का पूरा व्याख्या में एक ही सारांश तो निकल रहा है भाई, क्या कि जो सूरदास जी हैं श्री कृष्ण के चरणों की वहाँ पे उनकी वंदना करते हैं, उनके चरणों का कह रहे हैं कि हे प्रभु आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, आपके चरण स्पर्श होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरा जो कभी नहीं सुन सकता उसको सुनाई देने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने छत्र धारण कर लेता है। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप बहुत ही ज़्यादा कृपालु और दयालु हैं, मैं आपकी ऐसी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, और आपके चरण स्पष्ट हो जाने से आपकी कृपया से कोई भी असंभव कार्य संभव में बदल जाता है। ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ये सूरदास जी कह रहे हैं। बस बात खत्म। मतलब पूरे के पूरे व्याख्या में यही चीज़ है। हमको तो नहीं लगता है कि कभी दिक्कत होगा, ऐसे पढ़ के ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम में तो तालका मच जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पहला पद्यांश में आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे पद्यांश की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको नोट कीजिए। ठीक है, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ पहले उसको नोट कीजिए। क्या है? उद्धव मोहि व्रज निसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय मात जसुमती, अरुनंद देखिए सुख पावे, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित सात खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी व्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। यह महत्वपूर्ण आप लोगों का दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका भी देखने वाला है संदर्भ, और संदर्भ कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालिए संदर्भ। तब प्रस्तुत पद्यांश महाकवि किनके दास, सूरदास द्वारा ही, सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर, मतलब कि समझ रहे हैं जो चैप्टर से अभी हमने पढ़ा है पहला वाला पद्यांश, उसी चैप्टर से ये भी आपका दूसरा पद्यांश महत्वपूर्ण है। मतलब उस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण पद्यांश हमने लिया है। तो सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पद शीर्षक से उद्धृत है? भाई सेम वही होगा, क्योंकि उसी चैप्टर से लिया गया। तो सूरदास द्वारा लिखित है सूर सागर, यहाँ महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक किस काव्य खंड में संकलित पद से शीर्षक से लिया गया है, मतलब उसी चैप्टर से लिया गया है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका प्रसंग, देखिए किसके बारे में बात होने वाली है, देख लेते हैं इस पद्यांश में। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। इसमें श्री कृष्ण के मनोदशा का चित्रण किया है, और उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहीं की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। ठीक है, ये आपको प्रसंग में लिख देना है। अब व्याख्या में देखेंगे भाई कि व्याख्या में क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का, उनको देखने वाले हैं। व्याख्या आड़ी डालिए, आ जाइए, सुनिए ध्यान से, नोट कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुलवन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी
छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोधरा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोधरा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ उनके प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले नोट कर लिया, पूरा का पूरा सारांश बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। सूरदास जी उनके पहले की बातों को वर्णन करते हुए कहा है कि हे श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उनके ही मन को, उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी बातों को ही सूरदास जी किस प्रकार व्यक्त किए हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। देखिए वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं व्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, उन बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ, भूलने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है। ऐसा संभव है, मतलब भूल पाना है हमारे लिए क्या है, संभव है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उन बातों को। वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। वहाँ की कुछ घनी छाँव मुझसे भुलाए नहीं जाते हैं। प्रातःकाल जो यशोधरा माँ थी, नंद बाबा थे, मुझे देखकर हर्षित होते थे, अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता जो यशोधरा थी मक्खन रोटी मुझे खिलाती थी। गोपिया ग्वाल बालों के साथ मैं वहाँ पे खेला करता था और सारा दिन हंसता था। ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। इन सभी बातें को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यही तो बातें कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। उनके मन में यही चला था, उन्हीं के मन को, उन्हीं को मन के विचारों को व्यक्त किए हैं कौन, सूरदास जी अपने पद के अनुसार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा पद था, आई होप क्लियर हो गया। देखिए रट्टा मारने की कोई जरूरत है, एक बार पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम में चले जाइए, मजा ही आ जाएगा। तो ये दूसरा आपका पद्यांश था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी रुकना नहीं है, अभी तो बहुत करना है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि तैयार करके 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है, और वो क्या है देखता हूँ, नोट कीजिए। तीसरा क्या है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धीर धीर दये भग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जलकी, पूट सुखी गए मधुरा धरवे, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कीत है, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल में चुवे। ये महत्वपूर्ण आप लोगों का पद्यांश, इसको अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे प्रसंग, यहीं डालिए प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग, किससे, धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस के बालखंड से लिया गया है। ये किनके द्वारा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बालखंड से लिया गया है, जो कि धनुष भंग इसका क्या है, शीर्षक है। ठीक है, तो यह संदर्भ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना आप लोगों के, क्योंकि संदर्भ में लिखेंगे तो कैसे मिलेगा नंबर, तो संदर्भ लिख लेना है और इस पद्यांश को अच्छे से याद कर लेना है। संदर्भ के बाद क्या होगा, प्रसंग, देखेंगे किसके बारे में बात होगी, इस पद्यांश के बारे में। प्रसंग में यही तो लिखना होता है, तो लिखिए। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। कह रहे हैं कि सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं, जा रहे हैं वहाँ पे जंगल में, तो वहाँ पे सीता जी थक जा रही हैं, तो उन्हीं की मार्मिक वर्णन किया गया उनकी बातों को वहाँ पे, तब थक के वहाँ बैठ जा रही हैं। तो ठीक है, तो चलिए व्याख्या एडी डालिए, व्याख्या, और उन्हीं व्याख्या में दर्शाया जाएगा सारी चीज़ें। और एडी डालिए व्याख्या, लिखिए यहाँ पे व्याख्या में कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया पत्नी के साथ महल से निकलते हैं
तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं तथा सुकोमल ओठ पूरी तरह से सूख गए। सुकोमल ओठ जो है पूरी तरीके से सूख गए। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी जो झोपड़ी है कहाँ बनाएंगे। पत्नी जो कि सीता जी इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए। मतलब कह रहे हैं, इस व्याख्या में यही कह रहा है कि जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता महल छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं तो 2 कदम रखते हुए सीता जी उनके माथों पर पसीना गया। इसलिए आ गया क्योंकि भाई सीता जी हमेशा घर में रहने वाली थी। जैसे वो जंगल पर गई तो उतना थक गई, वो उनके माथे पसीना गया और बैठ गई और राम से कह रही है, हे राम कब हम लोग अपना झोपड़ी बनाएंगे वहाँ पर रहने के लिए। इन्हीं बातों को सुनकर, इनकी दशाओं को, इनकी व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने सोचा कि जो वो पत्नी जो कि महलों में रहती थी आज इस दशाओं में है। ठीक है, ऐसी दशा को देखकर वो क्या हो गए, द्रवीभूत हो गए। कौन? राम। तो देखिए यही व्याख्या में आपको लिख देना है। यही सारी चीज़ें मैं नोट भी कराया हुआ, यही चीज़ बताया हुई, यही सेम चीज़ आएगा। आराम से लिख के आइएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई फेल करके दिखा दे तो जानूंगा आपको। ठीक है, चलिए तीसरा यह था। अभी तो आगे कहानी बाकी है मेरे मित्र। क्या है? चौथा। अरे कोई फेल नहीं करेगा, इतना बढ़िया नंबर आएगा आप लोगों को, क्या बताया जाए। चौथा जो कि पद आपको याद करके जाना है वह है कि शीस जठा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौ है। तून सरासन बाने धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहै। सादर बरही बार सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम वधूषित सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को यह पद्यांश बताया जा रहा है। अरे बहुत बार एग्जाम में आया है भाई है। ठीक है, इससे बाहर तो जाना अनिश्चय है, 5 में से आने ही वाला है। अब लिखेंगे इसका संदर्भ, ये नोट हो गया ना। चलिए संदर्भ देखिए। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड धनुष भंग, मतलब उसी चैप्टर का यह है भाई, उसी चैप्टर का महत्वपूर्ण पद्यांश लिया हूँ। धनुष भंग शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। और यह कवि कौन भाई? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित क्या आंसर? रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया। वो भी रामचरितमानस से ही लिया गया था, ये भी रामचरितमानस बालखंड से ही लिया गया है इस पद को। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, आप लोग यहाँ से दिख रहा है ना। चलिए तो इसके बाद प्रसंग देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है भाई, इस पद के बारे में। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। मार्ग में क्या पढ़ रही हैं? ग्रामीण स्त्रियां पढ़ रही हैं। उनकी उत्सुकता को सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं, वे उनसे परिहास भी करती हैं। चलिए देखते हैं भाई कि कह रहे हैं कि जब राम और सीता लक्ष्मण बन जाते हैं तो उसी समय रास्ते में ग्रामीण स्त्रियां से मुलाकात होती है और वो ग्रामीण स्त्रियां सीता से प्रश्न पूछती हैं और सीता जी उन्हीं की जवाब देती हैं। इस पद्यांश में किसके अनुसार देखते हैं। तो अब देखना है व्याख्या में देखना है। तो हेडिंग डालिए व्याख्या और लिखेंगे हम कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। चलिए भाई देखते हैं कि जो गांव की स्त्रियां हैं सीता जी से क्या पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, लाल नेत्र है, तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष संभाल रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार आदर और रुचि या प्रेमपूर्ण चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य हमारे मन को मोहित कर रहा है। गांव की लड़कियां कह रही हैं सीता राम के बारे में। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से
प्रश्न पूछती हैं कि ये सखी बताओ तो सही, ये सावले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं। ठीक है, यही गांव की लड़कियां पूछ रही हैं सीता जी से राम के बारे में। यही व्याख्या किया गया है भाई इस पद्यांश में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, बाहर जा नहीं सकता है, बाहर एक भी जा नहीं सकता है, पूरा का पूरा यहीं से रहने वाला है। आराम से पेपर दे के आइएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। पढ़िए भाई, ठीक है, 90% बहुत आसान है, बस रेगुलर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर जाइए देखिए। चलिए लास्ट अब हम देखने वाले हैं पद्यांश जो कि 5वां है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है भाई कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुजकी माल गरे पहिरौगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बनगोदन, ग्वारन संग फिरौगी, भाव तो वही मेरी रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वाग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदडान लौरो अधरा न धरोगी। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश। अब इसका हमें लिखना पड़ेगा संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि, कौन, रसखान जी, रसखान कवि द्वारा यह रचित सुजान रसखान से, किससे, सुजान रसखान से, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से जो काव्य खंड है उससे संकलित कौन सा, सवैय, सवैय शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। कौन लिखे हैं भाई इसको, रसखान लिखे हैं। सुजान रसखान से यह काव्य खंड लिया गया है जो कि सवैय शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने नोट कर लिया। प्रसंग देखने वाले हैं। प्रसंग मतलब किसके बारे में बात हुआ है, तो प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया है भाई इसमें। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है व्याख्या। क्या लिखना है, व्याख्या। चलिए इसको नोट कीजिए, लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्याख्या में लिखेंगे, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं करने को तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधूरे पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को सौतन जैसे प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। मेरे प्यारे भी तक कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह डाला है। उन्होंने कहा कि एक गोपी कह रही है, एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम्हारे कहने पर मैं मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर पहनूंगी, गुजाओं की माला भी धारण कर लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी हाथ में लेकर जंगल में गायों चराने को भी जाऊंगी, तू जो लीलाएं कहोगी वह सब करूंगी। ठीक है, जो लीला श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं कहूंगी मैं। ठीक है, परंतु उस बांसुरी को मैं नहीं लगाऊंगी ओठों पर, क्योंकि उस बांसुरी को जो श्री कृष्ण जी हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा सुशोभित करता है। ठीक है, उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह पर लगी हुई है। कह रहा कि मुझे बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह बांसुरी सबसे ज़्यादातर श्री कृष्ण के मुख से लगी हुई है, इसलिए मैं बांसुरी को नहीं लगाऊंगी, अन्यथा तुम जो कहोगी सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है व्याख्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 महत्वपूर्ण पद्यांश हुआ खत्म। चलिए सबसे पहले पॉइंट हम लोग याद करेंगे यह चीज़, इससे आपके 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन बनना फिक्स रहता है, 8 नंबर के। ठीक है, पहले इन टॉपिकों को कवर कर लिया जाए। क्या है तो एकदम आप लिखते जाइए और याद करते चले जाइएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से, जैसा कि मैं हमेशा वादा करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं उतना मेहनत करके आता हूँ, आप लोगों को उतना खोज के इतना रिसर्च करने के बाद आता हूँ, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि लिखना है,
उनके रचनाओं का भी नाम लिखना है। तो पहला देखिए हमने 3 लिखा है, ठीक है, 2 नहीं 3 की जगह क्यों एक्स्ट्रा एक याद हो पाए। तो केशव दास जी हैं, जिनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह है रामचंद्रिका कविप्रिया। इसी प्रकार दूसरे हैं भूषण जी, जो रीतिकाल के यह कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण। इसी प्रकार तीसरा मतीराम है और उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह रसराज, मतीराम, सतसई है। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कीजिए रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम। छायावादी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो छायावादी युग के 2 कवियों के नाम, उनके 2 रचनाओं के नाम। तो चलिए लिख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, ये छायावादी युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो महत्वपूर्ण रचना है वह कमानी और क्या आंसू। इसी प्रकार दूसरा है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण जो रचना है वह है यमा और दीपशिखा है। और तीसरा आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। 2 ही बोला लेकिन मैं 3 एक एक्स्ट्रा लिखा हूं ताकि आपको याद हो पाए। सुमित्रानंदन पंत जी, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो लोकायतन है। क्या है? लोकायतन है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको लिख के जाना है और याद करके जाना है। इसमें कौन सा कंसेप्ट है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। बात है सिंपल, सुमित्रानंद पंत जी छायावादी युग के कवि हैं, उनके रचना लोकायतन, यही ना बताऊंगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रयोगवादी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखेंगे? पहला घोर अहम निष्ठा वैयक्तिकता, दूसरा क्या है? प्रवृत्तियां विद्रोह का स्वर, तीसरा लघुमानव की प्रतिष्ठा। 2 ही लिखना था, 3 में लिख दिया हूं एक्स्ट्रा ताकि आपको याद हो पाए। तो आई होप यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। करा कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है और एक एक रचना का। तो चलिए पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी, इनके महत्वपूर्ण रचना है साकेत, यशोधरा। और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह प्रिय प्रवास, रस और कलश है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अग्रसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। मैं 3 लिख कर लेके आया हूं। पहला श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा मुक्तक काव्य की प्रमुखता, तीसरा रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना है। ठीक है, ये हमने 3 प्रवृत्तियां लिख दिया रीतिकाल के प्रमुख की। ठीक है, रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां पूछा तो हमने 3 प्रवृत्तियां लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं भक्ति काल के 4 प्रमुख उनके रचना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले है कबीरदास जी, इनकी जो रचना है बीजक है। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत है। तीसरा है सूरदास जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना सूरसागर। चौथा है तुलसीदास जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना श्री रामचंद्र मानस जी। ठीक है, तो श्री रामचरित्र मानस महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। तो 4 भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके उसके सामने जस्ट रचना भी लिखा हूं ताकि आप आसानी से याद कर पाए इन चीजों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रेमचंद्र, क्या बोला है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम बताइए। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम। पहला गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला। ये चारों इनके उपन्यास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में आता है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए तब यहां तक चीजें क्लियर हैं तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपके हिंदी के बुक में जितने भी लेखक हैं उनकी रचना के बारे में बात करने, जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी रचना के बारे में बात करने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक और उनकी रचना, ताकि एक साथ ही पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे पहला रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा लिख के लेकर आया हूं। रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि, आकाशदीप और पुरस्कार। ठीक है, आकाशदीप पुरस्कार एक ही है। यह मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का रचना अगर पूछेगा तो इन्हीं में से, इससे बाहर नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जो महत्वपूर्ण रचना है वह है इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक गुट। इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा। मतलब इन रचना अगर पूछेगा जयशंकर प्रसाद जी का तो इनमें से आएगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण जो रचना है वह है साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन।
ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यही हैं, ये इसी में से आने वाला है, ये पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद चौथा है भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय की जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो है खून के छींटे, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, ठूठा आम, मंदिर और भवन। यह भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये लोग लेखक थे, ये क्या है, लेखक थे, उनकी महत्वपूर्ण रचना। तो भाई आपकी किताब में लेखक तो है, कवि भी तो हैं, तो अब कवि के देखने वाले, लेखक का तो पूरा लिस्ट क्लियर हो गया, अब हम कवि के देखने वाले हैं, ताकि पूरा का पूरा हम लोग को अच्छे तरीके से हिंदी तैयार हो पाए, कोई रोक नहीं पाएगा हम लोग को 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो पहला कवि हैं सूरदास जी। सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो श्री रामचंद्र मानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और प्रेम वाटिका। ये महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास जी की। नोट करते रहिए, याद करिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं समझाऊंगा, ये सिर्फ आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, याद कर लीजिएगा। तीसरा है रसखान। रसखान की महत्वपूर्ण जो रचना है वो सुजान रसखान प्रेम वाटिका है। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं बिहारी जी। बिहारी जी की महत्वपूर्ण रचना बिहारी सतसई है। फिर पांचवें नंबर पे आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ। ये महत्वपूर्ण रचना है, इनमें से आएगा। इसके बाद छठवां है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण जो रचना है निर्जा, अग्निरेखा, साहित्य गीत, दीप शिखा, रश्मि, ठीक है। इसके बाद सातवां राम नरेश त्रिपाठी जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता, कौमुदी, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी आ जाते हैं। हिम किरीटिनी, हिम्मत तरंगिणी और माता, ये महत्वपूर्ण रचना है किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके बाद आ जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना मुकुल और त्रिधारा, दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है। इसके बाद 10वां है मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय, द्रववंत और पंचवटी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये आपके 10 हमने कवि के नाम बता दिया, उनको महत्वपूर्ण रचना। इससे बाहर भाई असंभव है इससे बाहर जाना, ठीक है। बस आप हमारा विश्वास कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें तैयार की गई, बहुत मेहनत करना पड़ा इनके लिए, ठीक है। बस आप लोगों को तो 20 मिनट की वीडियो मिल जाती है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो बनाने में हम लोग को 3 घंटा लगता है, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए और अपने यहाँ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, यही ना चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को बताइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ तक भी ये सारे पोर्शन क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब एक बोलता हूँ फ्री में नंबर, एक फ्री में नंबर ले लीजिए। फ्री में नंबर का मतलब कि एक छोटा सा श्लोक आता है, ठीक है। संस्कृत में श्लोक आएगा, 2 श्लोक में लिख दिया हूँ, ये फ्री के नंबर मिलते हैं। तो बहुत लोगों को श्लोक याद नहीं होता, कहते हैं सर हमें श्लोक कोई सिंपल वाला बताइए। तो लो भाई, सिंपल श्लोक है, फ्री में उठा ले जाओ। श्लोक पहला, बंधनम मरणम वापि जयो वादी पराजय, उभयत्र सम विरह विर्भाव ही वीरता। बस मिल गया आपको नंबर, जाइए, 2 ही लाइन तो लिखना होता है। एक ये भी, ये नहीं याद हो रहा था, इसको याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखे भाव भवते, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। तो यह दोनों दिया हूँ, दोनों में इसको एक याद कर लीजिएगा। श्लोक तो पूछना एकदम निश्चित 100% गारंटी है कि पूछेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो श्लोक तब जहाँ मालूम है कि पूछेगा, तो इसको याद कर लीजिए, दोनों याद कर लीजिए, दोनों में इसको एक ही लिख लीजिएगा आप लोग, आराम से नंबर मिल जाएगा फ्री का, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया होगा। अब हम पोर्शन बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस, छंद, अलंकार, इन तीनों पे पहले नंबर लगा लूं कि ये तीनों टॉपिक फिक्स है, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। रस में याद करके जाना आपको पहला करुण रस, करुण रस और हास्य रस, यही 2 रस याद करके जाना है, पूरा का पूरा काम बन जाएगा आपका। इन्हीं दोनों में से आएगा, इससे बाहर आता ही नहीं है। तो करुण रस हेडिंग डालिए, लिखिएगा परिभाषा कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। कितना सिंपल वर्ड में कहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। शोक मतलब दुखी, शोक होता है। और शोक नामक अस्थायी भाव किससे, जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तभी करुण रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। कितना सिंपल और सुस्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण जरूर लिखना है आपको। उदाहरण है कि मणि खोवे भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही तीसीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमको जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपका उदाहरण है, उदाहरण जरूर से लिखिएगा, ठीक है। उदाहरण के बाद इसका स्पष्टीकरण भी आता है, जैसे अस्थायी भाव इसमें शोक है, विभाव में 2 चीज आता है, आलंबन आता है, आश्रय। आलंबन में शरण है, आश्रय में आपका पाठक है,
ठीक है। उद्दीपन में दशरथ की उपस्थिति है। अनुभव आता है, अनुभव में होता है सिर पटकना, प्रलाप करना। संचारी भाव इसमें है स्मृति, विषाद आदि। लास्ट में लिख दीजिएगा कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुणरस का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो उदाहरण के नीचे ये आपको ये पॉइंट लिखना है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह जो उदाहरण है ना, वो करुणरस का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग स्पष्टीकरण भी नहीं लिखते हैं, स्पष्टीकरण भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, नंबर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरे आप लोगों को अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ तो इसलिए सब कुछ मैं लिखा हूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तभी नंबर मिल जाएगा। आप बस परिभाषा लिख दीजिएगा, आप परिभाषा के बाद उदाहरण लिखकर और उसके आगे छोटा सा व्याख्या कर दीजिएगा ये उदाहरण किसके रिलेटेड है। ठीक है, फिर पूरा नंबर आप लोग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो करुण रस था। ठीक है, इसके बाद हास्य रस पूछा जाता है, यही 2 रस आएगा, इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, तो हास्य रस में परिभाषा आपके हास्य रस की परिभाषा क्या होती है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार और वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अगर अस्थाई भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। कितना बढ़िया वर्ड में लिखा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है और किसी व्यक्ति के रूप को, उसके आकार को, उसके वेशभूषा को आदि को देखकर जो हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम हास कहते हैं। यह हास अगर अस्थाई भाव जैसे विवाह हुआ, अनुभाव हुआ और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, बस उदाहरण आपको लिख देना, यहाँ पे उदाहरण में लिख के लेके आया हूँ कि बिंद के वासी उदासी तपोतवाती महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथन सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनाय कजू करुणा करी कानक को पंगू धारे। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आराम से लिख के एग्जाम में आइएगा। स्पष्टीकरण लिखना है तो लिख लीजिएगा, छोड़ना तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो और बेहतर होगा। स्थायी भाव इसमें हास है। विभाव में 2 चीज आता है, आलंबन, आश्रय। तो आलंबन में बिंद के वासी तपस्वी होगा, आश्रय में पाठक होगा। ख वाला में आता है उद्दीपन। उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, संतुति करना होता है। अनुभाव इसमें हंसना है। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव देख लीजिए। संचारी भाव इसमें है कि स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। और वो जो उदाहरण लिखे हैं ना, उदाहरण के नीचे आप इसको लिख देना है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं और चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। उदाहरण का मतलब ये चीज वो कहना चाह रहा है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, उदाहरण का तो ये पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, नहीं तो शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा के उदाहरण देने के बाद उदाहरण का वो स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा। उदाहरण का मतलब, स्पष्टीकरण मतलब ये वाला चीज़ है। और ये नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर अंक ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पूरा लिख के लेकर आया हूँ। अब आप पे डिपेंड है, मैं बता भी दिया हूँ कि कौन सी चीज़ याद करके जाना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि रस में कोई दिक्कत होगा, दोनों रस तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोनों रस तैयार हो जाएगा। तो अब हम छंद पे लगा देते हैं। ठीक है, छंद में 2 ही आता है, एक रोला आता है, एक सोरठा आता है। ठीक है, तो रोला सोरठा को तैयार कर लीजिए। रोला क्या है, रोला का परिभाषा या लक्षण कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती है। कह रहा है कि 4 पंक्ति का यह सममात्रिक छंद होगा। इसमें कितने चरण होंगे, 8 होंगे और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देख लीजिए, यहाँ पे 11 और 13 की मात्राएं होंगी। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और यहाँ पे 13 होगा। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 है कि नहीं। यस मतलब होता है क्या आपका यति, ठीक है, यह लघु। तो इसका मतलब होता है, जो यस का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये आपका रोला में बस इतना पॉइंट लिख लेना। परिभाषा के बाद जस्ट इसका उदाहरण आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सोरठा क्या होता है। रोला तो समझ में आ गया, सोरठा क्या होता है। तो सोरठा का परिभाषा लिखिए कि सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोरठा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। इसका मतलब गुरु होता है, इसका मतलब लघु। गुरु और लघु आते हैं
और कहीं कहीं तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो कितना सिंपल है। यह सोरठा, ये जो सोरठा है यह अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। लास्ट में गुरु और लघु आता है। इसको यश को गुरु बोलते हैं, फर्स्ट 5 जो है इसको लघु बोलते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिल जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखने वाले हैं। चलिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है कि जेहि सुमरत सीधी हुई, गुण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए पहले हम तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। और तीसरे चरण में ये चीज़ कि 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गया ना। और दूसरे और चौथे में क्या होता है, 13-13 मात्राएं। जैसे में 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 हो गया कि नहीं। तो ये इसको नोट कर लीजिए उदाहरण में। आई होप आपको छंद वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब अलंकार पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अलंकार में 3 अलंकार देखना आपको, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों याद कर लेते हैं, इससे बाहर तो जाने वाला असंभव है। ये तीनों ही में आता है। ठीक है, तो अलंकार में उपमा अलंकार हेडिंग डालना है आपको, परिभाषा या लक्षण लिखिए कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। कह रहा है कि कोई भी एक वस्तु है या कोई चाहे एक व्यक्ति है, उसको किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर अगर आप तुलना कर रहे हैं या उसका समानता बता रहे हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे में यहाँ पे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जैसे में आपको लिख देना कि राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कितना सिंपल है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या सोचने समझने वाली बात है। स्पष्टीकरण में उपमेय, उपमेय यहाँ पे राधा के चरण है, उपमान यहाँ गुलाब है, वाचक यहाँ पे समान है और साधारण धर्म यहाँ पे कोमल है। बस यही आपका उपमा अलंकार होता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता बताई जाए, उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे राधा के चरण को गुलाब के समान बताया गया है। ठीक है, उसकी तुलना उनके समानता के आधार पर की गई है, तो बस यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको करके चले आएंगे। उपमा के बाद आता है रूपक अलंकार दूसरा। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है कि परिभाषा या लक्षण लिखिए उसका रूपक अलंकार का, कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। ये वहां पे उपमेय मुख है और उपमान यहाँ पे चंद्र है। बस इतना छोटा पॉइंट आपका तो है रूपक अलंकार। कितना सिंपल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, परिभाषा या लक्षण, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आते हैं। अगर ये बीच में आ गया तो समझ लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे में उदाहरण में सोवत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सुलाने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो पर भात, यह उदाहरण इसका है। ठीक है, स्पष्टीकरण में देखिए उपमेय यहाँ पे क्या है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय है, और उपमान क्या है कि प्रातः कालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल, यहाँ पे उपमान है। तो कितना सिंपल है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहीं पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये सब वाचक शब्द बीच में आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ हिंट दिया है, ठीक है, समझने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे अलंकार वाला भी पोर्शन तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ पॉइंट छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जिससे बहुत ज़्यादा अंक आते हैं। जैसे में उपसर्ग हुआ, उपसर्ग 3 नंबर का पूछा जाता है। इन टॉपिकों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण उपसर्ग आपको याद करके जाना है जो कि 3 नंबर के लिए आता है। जैसे में अ और अन का, अ और अन का उपसर्ग क्या होता है, अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अनमोल, अनजान, अनपढ़, इतना याद करके जाना है। यह सब क्या उपसर्ग है। सु का उपसर्ग क्या होता है, सुहाग, सुजान, सुपुत्री। इसी तरह अधि का क्या होता है, अधिनायक, अधिराज, अधिकार। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसमें क्या सोचने वाली बात है, आप तो उपसर्ग जानते हैं। ठीक है, अप का क्या होता है, अपहरण, अपराध, उपकार। परि का क्या होता है, परिवार, परिजन, परिवर्तन। और उप का क्या होता है, उपनाम, उपकार और उपहार होता है। ठीक है, ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट अगर उपसर्ग आपको याद है तो 2022 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा उपसर्ग। 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर इतना 6 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा ईमानदारी से।
हिंदी में अगर बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, 1% नहीं हो रही है। प्रत्यय आता है, प्रत्यय 2 नंबर का आता है, उपसर्ग के बाद प्रत्यय आता है जो कि 2 नंबर का है। जैसे आई का प्रत्यय क्या होता है? चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, लिखाई। त्व का क्या होता है? लघुत्व, महत्व, कवित्व। ठीक है। इसके बाद ता का जो प्रत्यय है सुंदरता, मधुरता, महानता। और चौथा है आहट या हट का, घबराहट, जमजाहट, आहट, सरसराहट। इसी तरह आवट या वट का, आवट या वट का क्या होता है? सजावट, लिखावट, गिरावट। फिर आनी का होता है देवरानी, नौकरानी, जेठानी। सातवां का पन का बचपन, लड़कपन, भोलापन। ये आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो गया ना? उपसर्ग प्रत्यय में कोई दिक्कत आप लोगों को थोड़ी भी आपत्ति हुई नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द ये भी आता है 2 नंबर के लिए। पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे आकाश का महत्वपूर्ण होता है, मेरा नाम भी तो आकाश ही है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंबर, आसमान, नभ और गगन। आंख का याद करके जाना है आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में। आंख का लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन। फिर आम का आम्र, रसाल, साकार, अमृत फल। इसी तरह अग्नि का याद करके जाना है। अग्नि का क्या हो जाएगा? अनल, पावक, दहन, ज्वाला। फिर कमल का क्या हो जाएगा? वारिस, अंबुज, जलज, पंकज। इंद्र का क्या हो जाएगा? देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। कपड़ा का क्या हो जाएगा? वस्त्र, वसन, चीर और पट। नदी का क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगिणी, नद। इसके बाद बादल का क्या हो जाएगा? मेघ, जलद, धराधर। हाथी का क्या होता है? दंती, कुंजर, हस्ती, गंज। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसमें कौन सा कंसेप्ट है बताना पड़ेगा आपको, बस इसको लिख के और याद करके जाना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे समास के बारे में, और 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास पूछा जाएगा। ठीक है, 2 समास पूछा जाएगा। कौन कौन से? एक द्विगु समास पूछा जाएगा, दूसरा द्वंद्व समास। तो द्विगु समास के मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं, इधर द्वंद्व समास के, बाकी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए द्विगु समास में पहला होता है त्रिनेत्र। इधर मैं समस्त पद लिख रहा हूं, इधर इसका विग्रह भी, समास विग्रह भी पूछता है ना, तो ये द्विगु समास का लिस्ट है। तो द्विगु समास में देखिए क्या है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का हो जाता है समास विग्रह 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, याद करके जाइएगा, 3 नेत्रों का समूह समास है आपका द्विगु समास। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों या रास्तों का समाहार होता है। इसके बाद नवरत्न, नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। और 5वां त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का समूह। तो यह 5 महत्वपूर्ण हमने द्विगु समास आपको बता दिया, और समास विग्रह भी इसका हमने बता दिया है। इसी प्रकार आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यहाँ से लिस्ट स्टार्ट है। यहाँ पे हमने समस्त पद लिखा है, यहाँ पे इसका विग्रह लिखा है। जैसे देश विदेश, देश विदेश को हो जाता है देश और विदेश। खरा खोटा, खरा खोटा का खरा और खोटा हो जाएगा। इसी तरह तीसरा, दूसरा हो ना गया इसका, तीसरा यहाँ नीचे है, यहाँ से लिखेगा। तीसरा यहाँ माता पिता, तो इस हो जाएगा माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाता है। तो यह था आपका समास, जो कि 2 समास पूछेगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास। 10 हमने बता दिया, इससे बाहर जाने का संभावना ही नहीं है। ठीक है उसका। अब आगे बात कर लेते हैं तत्सम रूप। तत्सम रूप 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तत्सम रूप देख लेते हैं। तत्सम रूप है यहाँ पे, इधर तद्भव लिखिए, इधर तत्सम। तद्भव देता है, तत्सम पूछता है। तो जैसे अनजान, अनजान का अज्ञान होता है। अंधा का क्या होता है? तत्सम अंध होता है। ठीक है, आंख का क्या होता है? अच्छी होता है। अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। आग का क्या होता है भाई? अग्नि होता है। आम का क्या होता है? आम्र होता है। आंसू का अच होता है। दांत का दंत होता है। दूध का दुग्ध होता है। ठीक है, ये आपके तत्सम रूप हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारा हमने ग्रामेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट हिंदी का हमने डिस्कस कर दिया, और प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे आप लोगों का निबंध। ठीक है, एक ऐसा निबंध है, एक ऐसा निबंध आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमेशा अब तक जब से हमने एग्जाम हो रहा है, जब तक मैंने एनालाइज किया है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है। मतलब इसमें एक कॉमन पाया जाता है, मतलब हमेशा पूछा जाता है आप लोगों का कि प्रदूषण पे आप लोगों का ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, और आता है लेकिन इसमें प्रदूषण भी देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों की इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे कैसे आप निबंध लिखेंगे। और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने अरेंज करके अच्छे ढंग से लिखा है। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा लिखने का तरीका, अब बहुत अच्छा मार्क्स ले पाएंगे आप। ठीक है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे आज ही तैयार कर लीजिए, अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है इस निबंध को तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है भूमिका। भूमिका हेडिंग डालने के बाद लिखना है भूमिका में कि
प्रदूषण का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है, भूमिका में प्रदूषण का अर्थ लिखना है कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। देखिए, प्रदूषण का अर्थ ही होता है क्या कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। वायुमंडल अगर हमारा दूषित हो गया, हमारा पर्यावरण दूषित हो गया, तो मैं कहूँगा कि हम मतलब कि प्रदूषण हो रहा है उसमें, यही तो अर्थ होता है। फिर लिखना है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलित हो जाए तो वातावरण विषैली हो जाता है। यही प्रदूषण है। कितना बढ़िया बात कहा है। कह रहा है कि देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित हर एक जीव को संतुलित वातावरण की आवश्यकता है। सबको संतुलित वातावरण चाहिए, और जिसमें हर एक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। अगर उस तत्व में थोड़ी सी भी मात्रा में जरा सा भी असंतुलन हो जाएगा तो समझिए कि वो पूरा का पूरा वातावरण विषैली हो जाएगा, और यही कहलाता है प्रदूषण। कितना बहुत अच्छे तरीके से यह शब्द कहा हुआ है। तो भूमिका में अगर इस तरह लिखते हैं, एक नंबर नहीं कटेगा, बल्कि भूमिका देखकर ही आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा, जितना हमने अच्छे तरीके से इस शब्दों का वर्णन किया है प्रदूषण को लेकर, ठीक है। चलिए, तो भूमिका हो गया। भूमिका के बाद आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। क्या डालना है हेडिंग? प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालना है। और प्यारी से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ, अब हम लोग प्रदूषण के प्रकार देख रहे हैं और उसके कारण देखने हैं। तो जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषणों में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है फाइनली देखा जाए तो: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण भी हालांकि होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। देखिए, लिखा है कि जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है। कह रहा है कि जल प्रदूषण जो होता है वह आपके नदी हुआ, समुद्र हुआ, अलग जलाशय हुआ, उद्योग हुआ, और शहर के अन्य गंदी गंदी नालियाँ हुआ, उनमें जो दूषित जल के मिलने के कारण होता है, ठीक है। उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में मिल जाते हैं, वहाँ से आप लोगों का जल प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर कह रहा है उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। कह रहा है कि उद्योगों से जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ वो जल में मिल जाता है, जल में मिलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा विषैला हो जाता है उसमें, क्योंकि रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं गंदगी के कारण, और जल में मिलकर बड़ा नुकसान देता है, ठीक है। तो ये कारण बीमारियों को क्या कर देता है? जन्म देती है। इसके बाद वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से, देखो अब वायु प्रदूषण की बात कर रहा है कि वायु प्रदूषण जो है उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो चिमनी छोड़ी रहती है वहाँ से धुआं निकलता है, उससे होता है। और जो रेलगाड़ी या बस वगैरह चल रहा है वहाँ से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे आपका वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। कह रहा है कि विकास की अंधी दौड़ के कारण, क्या कह रहा है कि विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वनों की तीव्र गति से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने की क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। जो डीजे वगैरह बज रहा है देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उसी से हो रहा है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण जैसे ज़्यादा आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उससे बहरेपन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ क्लाउड में सुनेंगे तो आप बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आप लोग नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण से होने वाले हानियाँ। हेडिंग आपको क्या डालना है? प्रदूषण से होने वाली हानियाँ हेडिंग डालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हानियाँ, देखते हैं कि प्रदूषण से क्या हानियाँ होंगी। तो प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। कह रहा है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा
अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, प्रदूषण की अगर प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो उसका मेन कारण ये है कि सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या में वृद्धि ही है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों में, नगरों में तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है और परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियां बसाई जा रही हैं। कह रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के लिए लोग रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, तो जो वन है, जो जंगल है, उस जंगलों को काट काट के घर बनाए जा रहे हैं उन इंसानों को रहने के लिए, तो भाई प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। ठीक है, अगर वृक्ष कटते हैं, वनस्पति कट रहा है, तो उसके वजह से जो प्राकृतिक की स्वाभाविक क्रिया है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, असंतुलित मतलब कि वहां से वनों के ह्रास हो रहा है तो प्रदूषण होगा। कह रहा है कि प्रकृति जो जीवनोपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। कारण कि बड़े बड़े कारखाने बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होने के कारण जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाले शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, जैसा आप बहुत सारे मशीन चल रही हैं, तो मशीन से और वाहनों से जो धुएं निकल रहे हैं, उनके हॉर्न से जो साउंड निकल रहा है, ये भी आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रदूषण से होने वाले हानियां क्या क्या हैं। इसके बाद हेडिंग आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से हमने लिखा है। पहला पॉइंट कि समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए। कह रहा है कि समय बचते ही आप लोगों को प्रदूषण से बचने के उपाय कर लेने चाहिए, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाया जा सकता है। इस समय आप लोग प्रदूषण पर अगर अच्छा काबू कर लेते हैं तो आपके लड़के जो आने वाली पीढ़ी रहेगा वो अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा गंदा कर देंगे प्रदूषण को तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट आपके लड़कों पर पड़ेगा। जब लड़के आपके होंगे तो भी इसी वातावरण में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके खतरों से बचाया जा सकता है। कह रहा है कि इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए पहली बात तो जनसंख्या को नियंत्रित, ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, 1-2 अपनी फैमिली में रखें, मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण तो करना ही होगा ना। कारखानों के कचरों को नदियों में बहाने से रोकना होगा, क्योंकि कारखाने के जो कचरे अगर नदी में बहाएंगे तो उससे जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण में अगर आपका जीव जंतु अगर पानी पी लेता है तो उसको बीमारी पकड़ ले सकती है। ठीक, वो मर भी सकता है। तो धीरे धीरे इस तरह प्रदूषण आपको कम करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कारखानों के कचरों को नदियों में बहाने से रोकना होगा और पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा कम करनी होगी। जो पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता है उसकी मात्रा कम करनी होगी और वृक्षारोपण पर जोर देना होगा, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबिंब लगाना होगा। जो बड़े बड़े आप लोगों के वाहन है, कारखाने हैं, जिससे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, उस पर प्रतिबिंब लगाना पड़ेगा। ठीक है, यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती है, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि देखिए पूरा का पूरा तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, प्रकृति पर सबको रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को तो कम कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ कह रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोग यहाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसके बाद आगे लिखना जस्ट उसी के आगे कि ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ जाए। ठीक है, कह रहा इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। कह रहा है कि जितना ज़्यादा उद्योग है, उद्योगों के अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार बहुत सारा हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या पर स्थिर बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके पास रहेंगे तो खाने की खर्चा, रहने की खर्चा, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप अलग चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जनसंख्या पे भी नियंत्रण होना चाहिए और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है। कह रहा है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है। अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, उसको पूरा करने के लिए उद्योगों की स्थापना होगी। जब उद्योगों की स्थापना होगी तो भाई प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं।
ठीक है, बात तो सही है। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो तो इसके लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा। अलग अलग तरीके लगाने पड़ेंगे प्रदूषण को कम करने के लिए, तभी जाके हम इससे बच सकते हैं प्रदूषण से। ठीक है, फिर लास्ट में आपको छोटी सी हेडिंग डाल देना है उपसंहार। इसके बाद पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उपसंहार में लिखना है कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं। कह रहा है कि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को क्या करने के लिए, रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण कब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। मतलब प्रदूषण तभी रुक पाएगा जब सब लोग इसका आंदोलन करें, सब इसकी देखभाल करें, सब इस पर रोक लगाएं, तभी प्रदूषण रुक सकता है। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। सब जगह इसका प्रयास किया जाना चाहिए, सभी लोगों से करना चाहिए। ये नहीं कि एक दो लोग इस पर लागू करेंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा, नहीं, जन जन में इसका फैलना चाहिए। मतलब सभी लोगों को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, सभी कमियां करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रदूषण आप लोगों को कम हो सकता है। तो बस इतना पॉइंट आप लोगों को लिख देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रदूषण पे कैसे हम लोग निबंध लिखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से लिख के हमने हैंड राइटिंग में भी बताया है, और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।